हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ डिकोडेड। आज हम लोग देखेंगे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल ऑल्सो। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले बता दूं, ये हम लोग के वॉल्यूम 1 का पार्ट है। वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3 अपकमिंग मंथ्स में आएंगे। ठीक है, हम आपको क्या ऑफर कर रहे हैं? सबसे पहले तो हम लोग बैरक एक्सर्प्ट्स देंगे आपको, और उन्हीं पे बेस्ड वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो वीडियो लेक्चर्स हम लोग अभी दे रहे हैं, ये उसी का पार्ट है। अपकमिंग मंथ्स में हम लोग शॉर्ट नोट्स और शॉर्ट वीडियो लेक्चर्स भी देंगे सेम एक्ट्स के। उसके बाद ऑडियो लेक्चर्स, MCQs, और फिर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर टेस्ट सीरीज देंगे। अगर आप वॉल्यूम 1 को अभी परचेज करेंगे तो इसका आपको इफेक्टिव प्राइस जो है वो 399 पड़ेगा। अदरवाइज इसका प्राइस 500 रुपीज़ हो जाएगा जैसे ही हम सारे वीडियोस अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो आई सजेस्ट कि आप अभी परचेज कर लें ताकि आपके लिए थोड़ा बेनिफिशियल रहे। तो शुरू करते हैं। द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, सेक्शन 1। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। याद रखना, कभी कभी पूछा भी जा सकता है। अब नहीं पूछता, पहले काफी पूछा जाता था ऐसे क्वेश्चंस। सेक्शन 3 काफी इंपॉर्टेंट है। एक्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन कोऑपरेटिव सोसाइटीज। दिस एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू अ प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी और अ कोऑपरेटिव सोसाइटी हुज प्राइमरी ऑब्जेक्ट एंड प्रिंसिपल बिजनेस इज प्रोवाइडिंग ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। ध्यान दीजिएगा, दोनों एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से रिलेटेड है, तो आपको याद रखने में आसानी होगी। ठीक है, a primary agricultural credit society or a cooperative society whose primary object and principal business is providing for long-term finance for agricultural development. ठीक? If such society does not use as part of its name or in connection with its business, क्या यूज नहीं करती? The words bank, banker और banking and does not act as drawee of check. ठीक है, तो ऐसी सोसाइटीज पे या ऐसी क्रेडिट सोसाइटी या ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी पे ये एक्ट जो है ये एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर? यहां से क्वेश्चन आ चुका है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। सेक्शन 4, पावर टू सस्पेंड ऑपरेशन ऑफ एक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन अ रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द रिजर्व बैंक। इंपॉर्टेंट। ठीक, कौन सस्पेंड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट सस्पेंड करेगा। किसके रिप्रेजेंटेशन पे? आरबीआई के। इज सेटिस्फाइड दैट इट इज एक्सपीडिएंट टू डू सो, मे बी बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट सस्पेंड फॉर नॉट एक्सीडिंग 60 days एट एनी वन टाइम, हाउएवर दैट द टोटल पीरियड डज नॉट एक्सीड 1 year. The operation of all or any of the provisions of this act, either generally or in relation to any specified banking company. क्लियर? सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ आरबीआई इस एक्ट के कुछ चैप्टर्स या कुछ प्रोविजंस को सस्पेंड कर सकता है। ठीक, बट एट अ टाइम 60 days, इससे ज्यादा एट अ टाइम सस्पेंड नहीं करेगा, और जो टोटल पीरियड है वो 1 year से ज्यादा नहीं हो सकता। क्लियर? नेक्स्ट, सेक्शन 5 इंटरप्रिटेशन की बात करता है। अच्छा, कई लोग मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं कि जितने भी डेफिनेशन क्लॉज हैं मैं उनको एक्सप्लेन नहीं करता। देखिए, वहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जहाँ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है मैं बता देता हूँ। कुछ लोग की ये भी क्वेरी रहती है कि डेफिनेशन क्लॉज में मैं सिर्फ बता देता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, खुद से पढ़ लेना। तो वीडियो लेक्चर का पर्पज़ ये है आपको गाइड करना। ठीक, हर एक चीज क्योंकि पूछी नहीं जाती है तो वहां पर मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ठीक है, तो अगेन मैं आपको कहूंगा, जितने भी सब सेक्शंस यहां पे मेंशन्ड हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और जब भी पूछे जाएंगे ऐसे डेफिनेशन या इंटरप्रिटेशन क्लॉज, तो हमेशा पूछा जाएगा ये किस सबसेक्शन में डिफाइंड है या इस सेक्शन में क्या डिफाइंड है। क्लियर? 5B बैंकिंग, 5C बैंकिंग कंपनी, 5CCI कोऑपरेटिव बैंक, 5CCII कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, CCIIA कोऑपरेटिव सोसाइटी,
CCIV प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, CCVI प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी। ठीक है, तो इसे आप लोग खुद से एक बार देख लीजिएगा, बस आपको सब सेक्शंस याद रखने बहुत जरूरी हैं, तो इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 6 इंपॉर्टेंट, ये पूछा भी जा चुका है। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस इन विच बैंकिंग कंपनीज में एंगेज, पूछा गया था कि ये दे दिया था और पूछा था ये किस सेक्शन में है। ठीक, सेक्शन 6 वेरी इंपॉर्टेंट। द बोरोइंग, रेजिंग और टेकिंग अप ऑफ मनी, द लेंडिंग और एडवांसिंग ऑफ मनी ईदर अपॉन और विदाउट सिक्योरिटी, द ड्रॉइंग, मेकिंग, एक्सेप्टिंग, डिस्काउंटिंग, बाइंग, सेलिंग, collecting and dealing in bills of exchange, hundis, promissory notes, the buying and selling of foreign exchange including foreign bank notes। ठीक है, ये होता है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस इन विच बैंकिंग कंपनीज में एंगेज। और साथ साथ में क्या, एक्टिंग एज एजेंट्स ऑफ एनी गवर्नमेंट, कैरिंग ऑन एंड ट्रांजैक्टिंग एवरी काइंड ऑफ गारंटी एंड इंडेमनिटी बिजनेस, अंडरटेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग ट्रस्ट। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, सारे एग्जाम्पल्स नहीं हैं, अगर आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है तो उसके लिए आप बैरेक्ट रेफर कर सकते हैं, लेकिन कभी भी इतना डिटेल में नहीं पूछता है, इसी वजह से मैंने जो इंपॉर्टेंट बिजनेसेस हैं वो सिर्फ यहां पे पॉइंट आउट किए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, नो बैंकिंग कंपनी शैल एंगेज इन एनी फॉर्म ऑफ बिजनेस अदर देन दोज, वेरी इंपॉर्टेंट, रिफर टू इन सेक्शन 6(1). सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 में जितने भी बिजनेसेस हैं, ये जो सब है ये सेक्शन 6(1) में ही हैं। ठीक है, इनके अलावा कोई भी बैंकिंग कंपनी किसी और तरीके के बिजनेसेस में अपने आप को एंगेज नहीं कर सकती है, याद रखना हमेशा। नेक्स्ट, सेक्शन 7, यूज ऑफ वर्ड्स बैंक, बैंकर, बैंकिंग और बैंकिंग कंपनी। नो कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी अदर देन अ बैंकिंग कंपनी या कोऑपरेटिव बैंक एंड नो कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी शैल कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया अनलेस इट यूजेस एज पार्ट ऑफ इट्स नेम एटलीस्ट वन ऑफ सच वर्ड्स। या तो बैंक यूज करे या बैंकर या बैंकिंग कंपनी यूज करना चाहिए उसे। ठीक है, फिर से बताता हूं, नो कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी अदर देन अ बैंकिंग कंपनी या कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, कोई अगर बैंकिंग कंपनी है या कोऑपरेटिव बैंक है, उनके अलावा कोई भी कंपनी ये वर्ड्स का यूज नहीं कर सकती है। ठीक, ये तो हो गया ये पहली कंडीशन। दूसरी क्या कंडीशन है, नो कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी शैल कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया unless it uses as part of its name at least one of such words। ठीक है, और इन बैंकिंग कंपनीज या फिर कोऑपरेटिव बैंक्स को इनमें से कोई ना कोई एक वर्ड को जरूर यूज करना होगा। बैंक, बैंकर, बैंकिंग कंपनी, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रेडिंग। नो बैंकिंग कंपनी shall directly or indirectly deal in the buying or selling or bartering of goods except in connection with the realization of security given to or held by it, or engage in any trade or buy, sell or barter goods for others otherwise than in connection with bills of exchange received for collection or negotiation, or with such of its business as is referred to in clause 1 subsection 1 of section 6। ध्यान दीजिए, यहां पे सेक्शन 8 जो है वो बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रेडिंग। तो यहां पे दो चीजें हैं। सबसे पहला कि भाई जो बैंक है, कोई भी बैंकिंग कंपनी है, वो बाइंग या सेलिंग या बार्टरिंग ऑफ गुड्स नहीं करेगा एक्सेप्ट realization of security given to it or held by it। ठीक, कि भाई हम प्रॉपर्टी को, जैसे हमने कोई एक लोन लिया और सिक्योरिटी दी है, हमने लोन रिपे नहीं किया तो वो सिक्योरिटी को बेच देगा, तो उस केसेस में
वो बाइंग या सेलिंग कर सकता है। क्लियर। एंड सेकेंड, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसके निगोशिएशन से रिलेटेड बाइंग या सेलिंग कर सकता है। तो ये दो कंडीशन है जहां पर कर सकता है। अदरवाइज जनरली प्रोविजन क्या है कि कोई भी बैंकिंग कंपनी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी बाइंग या सेलिंग इस तरीके की डील में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। ठीक। सेक्शन 8 वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, सेक्शन 9, डिस्पोजल ऑफ नॉन बैंकिंग एसेट्स। No banking company shall hold any immovable property, howsoever acquired, except such as is required for its own use for any period exceeding 7 years from the acquisition thereof or from the commencement of this act, whichever is later. And such property shall be disposed of within such period or extended period. एक्सटेंडेड पीरियड मतलब क्या है, यहाँ पे जो बैंकिंग कंपनी है वो आरबीआई जो है जो 7 साल का जो पीरियड है इसको एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि कोई भी बैंकिंग कंपनी वो किसी भी तरीके की इमूवेबल प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। इसका एक्सेप्शन क्या है, खुद के यूज के लिए। भाई बिल्डिंग है, उसमें वो अपना बिजनेस कैरी ऑन कर रही है, तो जाहिर सी बात है उसमें क्योंकि वो खुद का यूज कर रही है उस बिल्डिंग का, तो वहां पे वो प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकती है बियॉन्ड द लिमिटेशन पीरियड। बट उसके अलावा 7 साल से ज्यादा 7 ईयर्स से ज्यादा किसी भी प्रॉपर्टी को, किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर सकती है। क्लियर। पहला हो गया 7 साल से ज्यादा। अच्छा, ये 7 साल कब से काउंट होगा? 2 हैं, जब से उसका एक्विजिशन हुआ है या फिर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, विच एवर इज लेटर। ठीक। द बैंकिंग कंपनी में within the period of 7 years deal or trade in any such property for the purpose of facilitating the disposal thereof. Clear. The RBI, the Reserve Bank, may extend the period of 7 years by such period not exceeding 5 years. 5 साल और बढ़ा सकता है, मतलब 7 plus 5 is equal to 12 years, maximum 12 years, where it is satisfied that such extension would be in the interest of the depositors of the banking company. Clear. जो मैंने अभी बोला कि एक्सटेंशन कर सकता है, वो कितना कर सकता है? 5 साल और दे सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे जो टर्म है ये पूछ लिया गया था एक बार, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। सेक्शन 11 ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी कई क्वेश्चंस की मतलब कि डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। ठीक है। Requirement as to minimum paid up capital and reserves. In the case of a banking company incorporated outside India, ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम 2 तरीके की चीजें पढ़ेंगे। एक बैंकिंग कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया और एक बैंकिंग कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। ठीक। तो ये जो है ये बैंकिंग कंपनी है, ये इनकॉर्पोरेटेड है आउटसाइड इंडिया। A. Aggregate value of its paid up capital and reserves not be less than 15 lakhs. Clear? 15 lakhs से कम नहीं होना चाहिए क्या? Paid up capital and reserves. And if it has a place of business in the city of Bombay or Calcutta or both, 20 lakhs of rupees. Clear? कोई भी ऐसी बैंकिंग कंपनी जिसका कि इनकॉर्पोरेशन आउटसाइड इंडिया हुआ है, उसका पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व जो है वो 15 लाख से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर इसका कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस या तो बॉम्बे में है या कैलकाटा में है या दोनों जगह है, तब वो हो जाएगा 20 लाख रुपीज। ठीक। एंड बी, द बैंकिंग कंपनी शैल डिपॉजिट एंड कीप डिपॉजिटेड विद द रिजर्व बैंक either in cash or in the form of securities or partly in cash and partly in form of securities, an amount not be less than the minimum required by clause A, जितना ये जो required है कम से कम इतना, and every year 20% of its profit
for that year as disclosed in profit and loss account prepared with reference to that year। ठीक है, तो भाई यहां पे तीन चीजें हैं। नंबर वन कि भाई इसका जो पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स होंगे वो 15 लाख से कम नहीं होगा, लेकिन अगर बॉम्बे या कैलकाटा में कहीं पे उसका बिजनेस है या दोनों जगह है तो ये हो जाएगा 20 लाख। दूसरा, रिजर्व बैंक के साथ उसे डिपॉजिट करके रखना पड़ेगा, या तो कैश में या तो सिक्योरिटी में, या पार्टली कैश में पार्टली सिक्योरिटीज में। कितना अमाउंट? इसमें दो हैं। पहला, जितना कि ये यहां पे बताया गया है उतना कम से कम, और दूसरा है कि 20% ऑफ इट्स प्रॉफिट। ठीक है, जितना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया गया होगा उसका 20%। क्लियर? नेक्स्ट, सेकंड, इन द केस ऑफ अ बैंकिंग कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, यहां पे ध्यान देना, इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया की बात हो रही है। द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स shall not be less than if it has places of business in more than one state। ध्यान देना, in more than one state, तब कितना? 5 lakh of rupees, and if any such place is situated in the city of Bombay or Calcutta or both, 10 lakh of rupees। इजी भाषा में समझा देता हूं कि भैया एक स्टेट से ज्यादा में अगर उसका बिजनेस है तो 5 लाख रुपए, लेकिन अगर इस स्टेट में कोई भी एक स्टेट या तो बॉम्बे है या कैलकाटा है, तब यहां पे दुगना होकर के 10 लाख रुपीज हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, इफ इट हैज ऑल इट्स प्लेसेस ऑफ बिजनेस इन वन स्टेट, हमने देखा भी ऊपर कि यहां पे मोर देन वन स्टेट है। अब अगर इसके सारे प्लेस ऑफ बिजनेस, ये बिजनेस ये बिजनेस ये बिजनेस ये सब एक स्टेट में है, तो none of which is situated in the city of बॉम्बे और कैलकाटा, और ये बॉम्बे और कैलकाटा में नहीं है, 1 lakh of rupees in respect of its principal place of business plus 10,000 rupees in respect of each of its other place of business situated in the same district in which it has its principal place of business, plus 25,000 rupees in respect of each place of business situated elsewhere in the state otherwise than in the same district। सिंपल शब्दों में समझा देता हूं कि भाई एक ये बिजनेस है, एक ये बिजनेस है, एक ये और ये है एक स्टेट। क्लियर? इसमें से ये वाला जो है भाई, ये पहला वाला, ये प्रिंसिपल बिजनेस है, मतलब ये मान चलो ये हेड ऑफिस है, और हेड ऑफिस ये डिस्ट्रिक्ट है। ठीक, बाहर वाला हो गया स्टेट, अंदर वाला हो गया डिस्ट्रिक्ट। तो सबसे पहले हमें देखना, और ये ना तो बॉम्बे है ना तो कैलकाटा है। क्लियर? तो ये जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है इसके लिए हो गया 1 लाख प्लस 10,000 उनके लिए जो कि सेम डिस्ट्रिक्ट में है, यहां पे हमारा एक ही है, तो इसके लिए हो गया 10,000 प्लस 25,000 उनके लिए जो कि डिस्ट्रिक्ट्स में है अदर देन दीज टू, तो 25 25 25 75। ठीक है, तो कितना हो गया? 1,85,000। ये हो गया पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स। ठीक, इससे कम नहीं होना चाहिए। फिर से पढ़ के बता देता हूं, इफ इट हैज ऑल इट्स प्लेसेस ऑफ बिजनेस इन वन स्टेट none of which is situated in the city of Bombay or Calcutta, 1 lakh of rupees in respect of its principal place of business plus 10,000 rupees in respect of each of its other places of business situated in the same district in which it has its principal place of business plus 25,000 rupees in respect of each place of businesses situated elsewhere in the state otherwise than in the same district. Clear? Provided that no banking company to which this clause applies shall be required to have paid up capital and reserves exceeding an aggregate value of 5 lakh of rupees। ये क्लॉज जिन पर भी अप्लाई कर रहा है उनकी जो मैक्सिमम पेड अप कैपिटल रिजर्व है वो 5 लाख से ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा। क्लियर? प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो बैंकिंग कंपनी टू विच दिस क्लॉज अप्लाइज and which has only one place of business shall be required
to have paid up capital and reserve exceeding an aggregate value of 50,000 rupees, जिनके ऊपर भी ये क्लॉज अप्लाई करता है और उनका प्लेस ऑफ बिजनेस सिर्फ एक है, एक प्लेस ऑफ बिजनेस है, उनके लिए मैक्सिमम जो है वो है 50,000 पेड अप कैपिटल और रिजर्व. ठीक. प्रोवाइडेड फर्दर that in the case of every banking company to which this clause applies and which commences business for the first time after the commencement of Banking Companies Amendment Act 1962, the value of its paid up capital shall not be less than 5 lakh of rupees. Clear? ऐसी बैंकिंग कंपनी जिसने की बैंकिंग का बिजनेस फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 1962, उनके लिए जो पेड अप कैपिटल है वो नॉट लेस देन 5 लाख रुपीज होगा. ठीक है. अगर इसे आप लोग बैरेट से पढ़ेंगे ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितना इजी वे में आपको समझा सकूं समझा दूं. आगे नंबर 3, ये उसी का पार्ट चल रहा है कि इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया. If it has all its places of business in one state, one or more of which is or are situated in the city of Bombay or Calcutta, तो 5 lakhs of rupees plus 25,000 rupees in respect of each place of business situated outside the city of Bombay or Calcutta as the case may be. कि भाई पूरा एक ही स्टेट में सारे बिजनेस हैं, ये है. ठीक है. बिजनेस 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 एक ही स्टेट में है. ठीक. और इनमें से कोई एक जो है वो सिटी ऑफ बॉम्बे में है या सिटी ऑफ कैलकाटा में है. ठीक. मतलब दोनों तो साथ में हो नहीं सकते, जाहिर सी बात है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि इनमें से अगर फॉर एग्जांपल ये है वेस्ट बंगाल स्टेट, ठीक है, और ये दोनों जो है ये कैलकाटा में है, तो इनके लिए क्या होगा. देखिए, वन और मोर ऑफ विच इज और आर सिचुएटेड इन द सिटी ऑफ बॉम्बे और कैलकाटा, 5 lakhs of rupees. ठीक. 5 lakhs plus 25,000 rupees in respect of each place of business situated outside the city of Bombay or Calcutta as the case may be. इनके लिए 25 in 25 25 25. Clear? Next. Provided that no banking company to which this clause applies shall be required to have paid up capital and reserves exceeding an aggregate value of rupees 10 lakh. ठीक है. ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन था, इसको आराम से देख देख कर पढ़िएगा, कहीं पे नोट कर लीजिएगा, जैसे कि मैंने नोट करवाया यहां पे, आपको इजी तरीके से याद हो जाएगा. सेक्शन 12, रेगुलेशन ऑफ पेड अप कैपिटल, subscribed capital and authorized capital and voting rights of shareholders. No banking company shall carry on business in India unless it satisfies the following conditions, namely that the subscribed capital of the company is not less than 1/2 of the authorized capital and the paid up capital is not less than 1/2 of the subscribed capital. इसको मैं अगर आसान शब्दों में समझाऊं तो 4:2:1 का रेशियो होना चाहिए ऑथराइज्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल में. ये कम से कम इतना रेशियो होना चाहिए. क्लियर? आगे बढ़ते हैं, इसको इंपॉर्टेंट करिए, पूछा जा चुका है ये रेशियो. सेक्शन 17, रिजर्व फंड. एवरी बैंकिंग कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, ध्यान दीजिएगा, इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया shall create a reserve fund 20% out of the balance of profit of each year as disclosed in the profit and loss account and before any dividend is declared, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था. सेक्शन 18 में क्या है? कैश रिजर्व. ये भी इंपॉर्टेंट है, मार्क करिए. एवरी बैंकिंग कंपनी नॉट बीइंग अ शेड्यूल्ड बैंक shall maintain in India on a daily basis by way of cash reserve with itself or by way of balance in a current account with the reserve bank. दो ऑप्शन है, या तो खुद में कैश रिजर्व रखे या फिर करंट अकाउंट जो कि आरबीआई के साथ हो उसमें रखे. और
by way of net balance in current accounts or in one or more of the aforesaid ways a sum equivalent to such percent of the total of its demand and time liabilities in India as on the last Friday of the second preceding fortnight as the Reserve Bank may specify. जितना रिजर्व बैंक स्पेसिफाई करेगा उस हिसाब से उसे या तो अपने पास कैश रिजर्व रखना होगा या आरबीआई में जो करंट अकाउंट है उसमें बैलेंस रखना होगा या फिर नेट बैलेंस इन करंट अकाउंट रखना होगा. ठीक है, ये कहां पे है? कैश रिजर्व सेक्शन 18 में. अच्छा, फोर्टनाइट क्या होता है? फॉर एग्जांपल देखिए, ये है सैटरडे. ठीक है, यहां से स्टार्ट करें इसको काउंट करके. उसके बाद एक आएगा दूसरा सैटरडे, उसके बाद आएगा नेक्स्ट वीक का फ्राइडे. ये जो टोटल पीरियड है ये कहलाता है फोर्टनाइट. 14 डेज का होता है ये. ठीक है, सैटरडे से लेकर के ये सैटरडे कितने दिन हो गए? 7 दिन हो गए. यहां से लेकर के फ्राइडे तक कितने दिन हो गए? 7 दिन हो गए, इंक्लूडिंग ये सैटरडे और ये फ्राइडे. 14 डेज का जो पीरियड होता है ये होता है फोर्टनाइट. क्लियर? नेक्स्ट, सेक्शन 21A, rates of interest charged by banking companies not to be subject to scrutiny by courts. ठीक, बस इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं. A transaction between a banking company and its debtor shall not be reopened by any court on the ground that the rate of interest charged by the banking company in respect of such transaction is excessive. ठीक है, आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं. इसको भी इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा. अभी तक पूछा नहीं गया लेकिन क्या पता कभी ना कभी पूछ लिया जाए. Section 25, assets in India. The assets in India of every banking company at the close of business on the last Friday of every quarter, or if that Friday is a public holiday, at the close of the business on the preceding working day, shall not be less than 75% of its demand and time liabilities in India. ठीक, किसी भी बैंकिंग कंपनी का जो एसेट्स है कब? ऑन द लास्ट फ्राइडे ऑफ एवरी क्वार्टर, वो कभी भी उसकी 75% ऑफ नेट एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज से कम नहीं होना चाहिए. ठीक, every banking company shall within 1 month from the end of every quarter submit to the Reserve Bank a return of the assets and liabilities. ठीक, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है कभी ना कभी. क्वार्टर का मतलब क्या होता है? मीन्स द पीरियड ऑफ 3 months एंडिंग ऑन द लास्ट डे ऑफ मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर. इसका मतलब हम जैन से काउंट करेंगे. ठीक है, जैन, फेब एंड मार्च, ये हो गया एक क्वार्टर एंडिंग ऑन द लास्ट डे ऑफ मार्च. ठीक, ऐसे ही आगे. सेक्शन 26, रिटर्न ऑफ अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स. एवरी बैंकिंग कंपनी शैल विद इन 30 days आफ्टर द क्लोज ऑफ ईच कैलेंडर ईयर, कैलेंडर ईयर की बात हो रही, मतलब कि जैन टू दिसंबर, सबमिट अ रिटर्न टू द रिजर्व बैंक एज एट द एंड ऑफ सच कैलेंडर ईयर of all accounts in India which have not been operated upon for 10 years. ये पीरियड याद रखिएगा. 10 साल से जिनके ऊपर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है उनकी एक रिपोर्ट सबमिट की जाएगी विद इन 30 days आफ्टर द क्लोज ऑफ ईच कैलेंडर ईयर. ठीक, कौन बोलता है? सेक्शन 26. ये जो 10 ईयर वाला पीरियड है ना, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक, और ये जो विद इन 30 days है ये भी. In the case of money deposited for a fixed period, the set term of 10 years shall be reckoned from the date of expiry of such fixed period. For example, आपने एक FD कर रखी थी 2 साल के लिए, तो ये जो 10 साल जो कैलकुलेट होगा ना, ये 2 साल के बाद से कैलकुलेट होगा. ठीक, सेक्शन 26A, वेरी इंपॉर्टेंट. Establishment of Depositor Education and Awareness Fund. The RBI shall establish a fund to be called the Depositor Education and Awareness Fund, जिसे कि हम लोग डेफ के नाम से भी जानते हैं.
The amount to the credit of any account in India with a banking company which has not been operated upon for a period of 10 years, जो कि हमने अभी ऊपर बात की, जिसका की रिपोर्ट सबमिट की जाएगी विद इन 30 days, or any deposit or any amount remaining unclaimed for more than 10 years to be deposited to DEF within a period of 3 months from the expiry of the said period of 10 years. 10 ईयर की एक्सपायरी के बाद विद इन 1 month आपको रिपोर्ट देनी होगी, और फिर इस 10 साल से विद इन एक्सपायरी ऑफ 3 months आपको ये डेफ में जमा कर देना होगा. ठीक. द फंड शैल बी यूटिलाइज्ड फॉर प्रमोशन ऑफ डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट. सेक्शन 35A इंपॉर्टेंट है. पावर ऑफ द रिजर्व बैंक टू गिव डायरेक्शंस. इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो हमारी ओम्बड्समैन स्कीम है वो इसी सेक्शन के अंदर जो पावर है उसको एनफोर्स करा करके बनाई गई है ये स्कीम, ओम्बड्समैन स्कीम. पावर ऑफ द रिजर्व बैंक टू गिव डायरेक्शंस किस लिए? इन द पब्लिक इंटरेस्ट, इन द इंटरेस्ट ऑफ बैंकिंग पॉलिसी, टू प्रिवेंट द अफेयर्स ऑफ एनी बैंकिंग कंपनी बीइंग कंडक्टेड इन अ मैनर डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर और इन अ मैनर prejudicial to the interest of the banking company, or to secure the proper management of any banking company generally. ठीक है. अगर आप ओम्बड्समैन स्कीम पढ़ेंगे तो आपने देखा होगा कि इन्हीं सब चीजों के लिए तो बनाई गई है वो स्कीम. ठीक. 35A याद रखिएगा. नेक्स्ट सेक्शन 36B हाई कोर्ट डिफाइंड. तो ये थोड़ा सा यूनिक सेक्शन है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है. हाई कोर्ट इन रिलेशन टू अ बैंकिंग कंपनी means the high court exercising jurisdiction in the place where the registered office of the banking company is situated, or in the case of a banking company incorporated outside India where its principal place of business in India is situated. ठीक. 36B इजी है, बस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगता है मुझे ये. नेक्स्ट सेक्शन 39 क्या बोलता है? रिजर्व बैंक टू बी ऑफिशियल लिक्विडेटर. बस इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा डीप में जानने की जरूरत नहीं है. कहीं पे भी अगर क्वेश्चन आएगा कि रिजर्व बैंक ऑफिशियल लिक्विडेटर है, किस सेक्शन में? सेक्शन 39 ऑफ BR एक्ट. सेक्शन 44A प्रोसीजर फॉर एमलगमेशन ऑफ बैंकिंग कंपनीज. बहुत ही डिटेल्ड प्रोसीजर होता है. आई डोंट थिंक कि उतना डिटेल में कभी पूछा जाएगा, लेकिन अगर आपके पास टाइम बचता है, इनफ टाइम है, सफिशिएंट टाइम है, तो आप इसको एक बार देख जरूर लीजिएगा. सेक्शन 44A. सेक्शन 45. देखिए मेरा जो मेन पर्पस ये है कि आपको थोड़ा स्मार्ट तरीके से स्टडी करवाऊं मैं. हर एक चीज रट्टा मार लेना, हर एक चीज पढ़ लेना, वो नहीं इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप थोड़ा लिमिटेड ही पढ़ो, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ो और उसको रिटेन करो. सेक्शन 45. पावर ऑफ रिजर्व बैंक टू अप्लाई टू सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सस्पेंशन ऑफ बिजनेस बाय अ बैंकिंग कंपनी एंड टू प्रिपेयर स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन और अमलगमेशन. किसमें है? सेक्शन 45. सेक्शन 45ZA नॉमिनेशन फॉर पेमेंट ऑफ डिपॉजिटर्स मनी. ये इंपॉर्टेंट है. अंदर क्या है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. इसमें ये बोला गया है कि भाई जितने भी अकाउंट्स वगैरह ओपन किए जाएंगे वहां पर डिपॉजिटर जो हैं वो किसी पर्सन को नॉमिनेट कर सकते हैं. ठीक. नॉमिनेट कर सकते हैं कि भाई अगर वो उनकी डेथ होती है तो ये पर्सन जो है, इसको अगर हम पेमेंट कर देंगे मनी का जो भी है, तो ये फुल डिस्चार्ज हो जाएगा हमारा. ये हो गया नॉमिनेशन 45ZA. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जानते रहिए आप. सेक्शन 49A रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स विड्रॉएबल बाय चेक. No person other than a banking company, the Reserve Bank, the State Bank of India, or any other banking institution, firm, or other person notified by the central government in this behalf shall accept from the public deposits of money withdrawable by check. जितने भी बैंक्स हैं उनको छोड़ करके, या फर्म या अदर पर्सन जिनको कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है इस पर्पस के लिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या RBI, इनको छोड़ करके कोई भी पब्लिक से डिपॉजिट ऑफ मनी विड्रॉएबल बाय चेक जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा.
ठीक, कौन कहता है? सेक्शन 49A। प्रोवाइडेड दैट nothing contained in this section shall apply to any savings bank scheme run by the government। जाहिर सी बात है, अगर गवर्नमेंट को एक सेविंग बैंक स्कीम रन कर रहा है और उसमें किसी पर्सन को ऑथराइज किया हुआ है कि आप डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करेंगे जो कि विड्रॉएबल बाय चेक होगा, तो वहां पे ये जो प्रोविजन है ये अप्लाई नहीं करेंगे। लास्ट, सेक्शन 56 एक्ट टू अप्लाई टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशंस। तो अभी एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो सेक्शन 56 जो है वो ये कहता है कि ये जो पूरा एक्ट है ये एप्लीकेबल होगा कोऑप सोसाइटीज पर। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है इंपॉर्टेंट कि ये एक्ट जो है ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे एप्लीकेबल होता है या नहीं, तो होता है। ठीक है, और किस तरीके की कोऑपरेटिव सोसाइटीज में एप्लीकेबल नहीं होता ये हमने ऑलरेडी ऊपर देख रखा है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, गुड बाय।